इस वीडियो में हम स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और जहाँ पर कि हमको मालूम है कि इंडक्शन मोटर दो तरीके से होते हैं। एक है आपका स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, और लेट अस इसका सपोज ये स्टेटर पार्ट है हमारा, यहाँ पर आर वाई एंड बी। तो ये 3 फेज सप्लाई हमने इसमें दे दिया। और जो इनर पार्ट है रोटर, ये रोटर या तो स्क्विरल केज टाइप होता है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता वायर कनेक्शन करने के लिए, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हो। पर अगर हम यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ऐड करना चाहते हैं तो ये सिर्फ पॉसिबल है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर वाइंडिंग्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। मतलब वहाँ पर जो रोटर वाइंडिंग के जो कॉयल होते हैं वो 3 फेज इस तरह से होते हैं, और ये वाले जो वायर्स हैं यहाँ पर आप रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो। पर हम ये वाले चीज़ को इसमें इजी से बताएं, यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर आप 3 वायर ले लिए और यहाँ पर आपने इन तीनों को एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। तो रोटर वाइंडिंग में अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम इस तरह से 10 ओम रेजिस्टेंस लगाते हो, तो हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं। स्टार्टिंग में अगर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो इस रेजिस्टेंस को निकालने का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कोई ऑप्शन है नहीं तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ड्रॉ करें, अगर मैं यहाँ पर टॉर्क और यहाँ पर स्पीड दिखाएं, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से बन जाता है, राइट। तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ जाता है, TST जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। अगर हम अभी लोड टॉर्क को दिखाएं यहाँ पर, तो लोड टॉर्क लेट अस फिक्स करते हैं कि लोड टॉर्क हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा लोड टॉर्क हो गया TL। तो पहले जो ऑपरेटिंग पॉइंट था इधर था, अभी ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया यहाँ पर, हो गया कम हो गया स्पीड। तो स्टार्टिंग के टाइम में तो सही है ये कि हम जैसे ही रोटर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं हमारा स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो बढ़ जाता है, गाड़ी को बहुत जल्दी से हम रोटेट कर सकते हैं। पर हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो पहले ज़्यादा था, जहाँ पर हमारा ये ज़्यादा स्पीड में जा सकता था। अभी क्या हुआ, उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो गया। ये है स्पीड ओमेगा MS सिंक्रोनस स्पीड। और यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो इस तरह से, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ बढ़ रहा है, राइट दिस। तो रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने के कारण हमारा स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ जाता है, पर ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा चेंज हो जाता है। ये हमारा जो पहले ऑपरेटिंग पॉइंट है ये अभी कम होकर दूसरे ऑपरेटिंग पॉइंट में आ गया, तो हमारा जो स्पीड है वो कम हो गया। अब इस चीज़ को हम अगर इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर हम इसकी एक्सिस को अगर हम बदल दें, तो अगर हम इस एक्सिस को यहाँ पर टॉर्क दिखाते हैं एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर आपका ओमेगा M, और ये आपका जो सिंक्रोनस स्पीड दिखाते हैं ओमेगा MS। तो इस तरह से अगर हम दिखाएं तो हमारा जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये सपोज आपका हो गया स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बिना रेजिस्टेंस के। अब हम अगर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो ये स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से चेंज होता है। अगर मैं लोड लाइन दिखाता हूँ, एक मतलब कुछ लोड लाइन, फिक्स लोड लाइन है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये है TL। तो जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर है वो ऑपरेटिंग पॉइंट अभी चेंज हो जाता है। मतलब जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये वाला, तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है एक, और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट येलो का हो गया। तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट का स्पीड कम हो जाती है। हमको अभी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस तो बढ़ाना है, मतलब रेजिस्टेंस तो देना है, बट सिर्फ स्टार्टिंग के समय पर। उसके बाद हमें वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस में क्या करना है, हमको स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस में अभी वही सर्किट डायग्राम रहेगा, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
उसको यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा ना, हमारा जो स्टेटर है वो स्टेटर हो गया, ओके। स्टेटर एक सर्कल से उसको रिप्रेजेंट कर लिए, और यहाँ पर हम इसके आर वाई बी तीनों फेज हैं, तो इसको हमने दिखा दिया यहाँ पर। ये हो गया आर फेज, उसके बाद वाई, और उसके बाद हमारा बी फेज। सही है। ये कैसे कनेक्ट होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा आर वाई बी ये सिर्फ हमारा इम्पोर्टेंट है अगर हम फेज सीक्वेंस या उसके रोटेशन में बात करते हैं तो। और इसके अंदर हमारा हो गया रोटर कनेक्शन, और रोटर में कौन सा रोटर, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि दो होते हैं, क्या स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस होते हैं, सपोज मैंने आपका ये जो तीनों वाइंडिंग है, ये जो रोटर के जो 3 वाइंडिंग्स हैं ये इस तरह से हो गया। अब ये तीनों क्या होता है ना, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया जाता है स्क्वायरल केज में। पर अगर मैं उसी चीज़ को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में दिखाऊं, तो यहाँ पर जो तीनों वाइंडिंग है इसका एक पॉइंट तो शॉर्ट होता है, दूसरे पॉइंट में आपके पास ऑप्शन रहती है कि यहाँ पर आप रेजिस्टेंस ऐड कर सको, फिर शॉर्ट कर दो। अभी हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं ऐड करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस तो देंगे, पर रेजिस्टेंस के देने से पहले इसको हम एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के थ्रू पास करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम 3 फेज टू डीसी एक डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं। तो इस रेक्टिफायर में क्या होगा, हमारा जो 3 फेज जो रोटर करंट है, जो कि एसी करंट है, इसको हम एक ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू हम एक रजिस्टर में दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया जो कि फिक्स्ड वैल्यू है, तो एक वैल्यू ले जाते हैं 20 ओम्स, और इस रजिस्टर के इसमें थोड़ा सा करंट, स्मूथ करंट जाए, स्टेडी डीसी करंट, इसलिए एक इंडक्टर भी लगा दिया। और यहाँ पर हम इसके पैरेलल में एक IGBT भी लगा सकते हैं या फिर मॉसफेट लगा सकते हैं, जो कि इसको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करेगा। तो जैसे ही हमारा सर्किट अगर ये वाला शॉर्ट सर्किट करता है तो इनडायरेक्टली ये रेजिस्टेंस ज़ीरो लग जाता है, राइट। हम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ZER ज़ीरो हो जाता है अगर हमारा करंट यहाँ से शॉर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको ओपन रखते हैं तो ये रेजिस्टेंस फुल दिखाता है 20 ओम। तो इस तरह से हम आउटपुट में वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो आर फेज है उसको हमने यहाँ लगा दिया, वाई फेज को इधर और बी फेज को इधर। तो इस तरह से हमारा जो रोटर का जो है वो करंट वो है IR, और जो हमारा DC करंट यहाँ से आउटपुट में जा रहा है वो है ID। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम RAB, बिटवीन A एंड B। सपोज ये टर्मिनल है A एंड B, और इसके बीच में हमारा रेजिस्टेंस हो गया RAB। इसके जो टर्न ऑन एंड ऑफ है उसके ड्यूटी साइकिल अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो RAB 1 माइनस डेल होगा। डेल होगा हमारा ड्यूटी साइकिल। अगर डेल की वैल्यू 0 हुआ, मतलब व्हाट इज डेल, क्या चीज़ होता है डेल, हम लोग इसको बोल सकते हैं डेल इज इक्वल टू टर्न ऑन टाइम बाय टोटल टाइम, T ऑन बाय T टोटल टाइम, जिस रेट से मॉसफेट हमारा ऑन ऑफ होगा। तो अगर मेरा डेल का वैल्यू 0 है तो टर्न ऑन बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब ये कम्प्लीटली ऑफ है। तो हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड होगा RAB। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, मतलब T ऑन बाय T इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम रोटर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस कितना होगा? इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस मतलब यहाँ तो हमने रेजिस्टेंस लगा दिया RAB, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब
अगर मैं इस सर्किट को हमारे जो पहले वाले सर्किट हैं इसमें से कंपेयर करूं कि यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस लगाते थे, यहाँ पर हमारा था 10 ओम और वहाँ तो हमने 20 ओम लगाया, क्या वो 20 ओम और ये 10 ओम बराबर है? तो कैसे इसको जानेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ जो करंट है ID, तो ये जो रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर का आउटपुट करंट कैसा होगा उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस और ये हमारे हो गए हमारे करंट IR, मतलब IR होगा हमारा जो पर फेज का जो करंट है, लाइन करंट भी कह सकते हैं, एंड ID होगा जो यहाँ जो करंट डायरेक्टली जा रहा है। तो हमें जो IR की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी, सिमेट्रिकल दोनों साइड पे। तो ये हो गया ये 2 पाई, ये हो गई पाई और ये 0, और यहाँ पर जो ID ये जो पीक वैल्यू है ये है हमारी ID। ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है क्योंकि हमारा यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, सो ये हमारा स्ट्रेट लाइन रहता है। अगर हम इसमें से RMS वैल्यू ऑफ द करंट कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि IR इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2/3 ID। कैसे होता है? तो हमें मालूम है कि IRMS इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम टाइम t1 to t2, देन वी कैन से आउटपुट करंट जो होता है I0 स्क्वेयर एंड dt इसका रूट ओवर। तो इस चीज़ को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर IRMS होगा IR, हम यहाँ पर स्क्वायर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 1/t, और जो इंटीग्रेशन होगा ये डेफिनेटली ये 2π/3 है, तो ये दोनों तरफ π/3, तो हम यहाँ पर π/6 से 5π/6 ले सकते हैं। और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ पाई लेते हैं तो यहाँ पर डिवाइड बाय t की जगह हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/2π। तो यहाँ पर π/6 था, राइट। तो 1/2π, π/6 to 5π/6, और जो आउटपुट करंट है वो है ID स्क्वेयर d थीटा। तो हम ऐसा भी करके लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2π ID स्क्वेयर और 5π/6 माइनस π/6 दैट इज़ 4π/6। तो अगर यहाँ पर हम इसको कैंसिल करें, पाई कैंसिल, ये 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने छोड़ दिया है कि ये हमने 0 to पाई हम ले रहे हैं ना, तो इसके बीच में ये 2 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये 2 टाइम्स रहेगा, और फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2/3 ID स्क्वेयर। तो इस तरह से हम IR स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो IR की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट। तो ये हम अभी यूज़ करने वाले हैं कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि R एक्सटर्नल हो गया, तो यहाँ पर पावर कितना लॉस हो रहा है, राइट। तो ये जो टोटल पावर लॉस होता है, टोटल लॉस पावर लॉस, ये हो जाता है हमारा ID स्क्वेयर और R एक्सटर्नल जो हम रेजिस्टेंस ऐड किए। अगर हम R एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा RD स्क्वेयर R एक्सटर्नल इज इक्वल टू RAB 1 माइनस डेल, और ID की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ID की वैल्यू ID स्क्वेयर की वैल्यू, राइट। ID स्क्वेयर इज इक्वल टू 3IR स्क्वेयर, यहाँ से हम देख सकते हैं 3IR स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 RAB 1 माइनस डेल। और यही मैं अगर लॉस पर फेज के बारे में पर फेज कैलकुलेट करूं, पावर लॉस पर फेज, अगर पावर लॉस पर फेज हम कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी IR स्क्वेयर, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग 3 डिवाइड बाय 3 होने से 3 कट जाएगा, तो 0.5 टाइम्स ऑफ IR स्क्वेयर RAB 1 माइनस डेल।
इस तरह से जो एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस हमने लगाया वो 0.5 टाइम्स ऑफ द RAB इस तरह से बढ़ जाता है। तो हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, रोटर रेजिस्टेंस अगर मैं पर फेज कैलकुलेट करता हूँ, पर फेज राइट, पर फेज, तो ये हमारा जो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस पर फेज हो जाएगा। रोटर रेजिस्टेंस यूजुअली हम बोलते हैं ना RR, और ये हमारा जो R एक्सटर्नल जो ऐड किया तो वो हो जाएगा हमारा 0.5 टाइम्स ऑफ R एक्सटर्नल दैट इज RAB 1 माइनस डेल। तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 0.5 RAB 1 माइनस डेल। तो ये हो जाएगी हमारी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने ऐड किया। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं अगर 20 ओम रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं तो 20 ओम इंटू 0.5 इज 10 ओम। तो अगर हम इस तरह का एक सर्किट बनाते हैं जहाँ पर रेक्टिफायर के बाद 20 ओम रेजिस्टेंस लगाते हैं, और अगर हम ऐसा भी सर्किट बनाते हैं कि जहाँ पर हम 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, पर वहाँ पर हम डेल को वेरी करके जो रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में फुल दे सकते हैं, फिर धीरे धीरे उस रेजिस्टेंस को हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि रनिंग कंडीशन में हमको रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। पर यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए फिर एक सेंट्रीफ्यूगल कुछ स्विचेस चाहिए या फिर टाइमर चाहिए होगा, और ये तीनों रेजिस्टेंस बैलेंस होना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उस तरह से हमारा जो तीनों रेजिस्टेंस होंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे बैलेंस रहेंगे। तो ये इस तरह से ये फ़ायदा भी है, और यही चीज़ है स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। थैंक यू वेरी मच।